हेलो बच्चों, आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन्स में। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे और एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में काफी सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रिएक्शंस थ्रू कार्बीन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? कार्बीन के थ्रू जो रिएक्शंस होती हैं वो हम लेंगे। तो इसका मतलब है रिएक्शंस थ्रू, या वाया भी लिख सकते हैं, कार्बीन्स। मतलब जो रिएक्शंस कार्बीन्स के थ्रू होती हैं, आज पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। रिएक्शंस वाया कार्बीन्स। तो भाई पहले कार्बीन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी कि कार्बीन होते क्या है, कार्बीन बनते कैसे हैं, कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, ये ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्बीन होता क्या है। तो बेटा कार्बीन की पहले हम डेफिनेशन लेते हैं। व्हाट इज कार्बीन? कार्बीन का बेटा मतलब क्या होता है? इट इज डाइवेलेंट। इट इज डाइवेलेंट। डाइवेलेंट समझते हो? इट इज डाइवेलेंट कार्बन स्पीसीज। मेन पॉइंट तो यही बेटा, और बहुत सारी चीजें भी निकल के आएंगी। ये डाइवेलेंट कार्बन स्पीसीज होती है, मतलब कार्बन की वैलेंसी केवल 2 पूरी होंगी। ऐसे तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, टेट्रावैलेंट होता है। लेकिन अगर कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो रही तो उसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवेलेंट कार्बन स्पीसीज होती है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बेटा। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। हालांकि कुछ स्पेशल केसेस में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करता है, अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो कार्बीन जो है ये डाइवेलेंट कार्बन स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसमें, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, है ना। और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह आमतौर पे बिहेव करता है, ठीक है। अब कार्बन का यार पूरा एक क्लासिफिकेशन होता है। पहले कार्बन कैसे बनते हैं इनके बारे में बात करेंगे। पहले हम आपको बताते हैं कार्बन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। सुनो बेटा, एक कार्बन एक्चुअली 2 टाइप की होती हैं। एक कार्बन होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं सिंगलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन। और दूसरी बेटा होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। दूसरी जो होती है वो ट्रिपलेट कार्बीन होती है। अच्छा, सिंगलेट और ये जो ट्रिपलेट वर्ड लिए गए ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिए गए हैं, बहुत ज्यादा इनमें दिमाग नहीं लगाना आपको। सिंगलेट और ये ट्रिपलेट वर्ड में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर तुमको पढ़ना नहीं है। इसका मतलब सिंगलेट कार्बीन, और यहां बेटा ले लिया मैंने ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन। खासियत क्या है? सिंगलेट कार्बन बेटा जो होता है ना, सिंगलेट कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सिंगलेट कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। पहले दिखा दे तो समझ में आ जाएगा। ये जो सिंगलेट कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जैसे मान लिया हमने कहा ये बेटा लिख दिया कार्बन, और हमने 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया, और इसके पास एक लोन पेयर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाया जा रहा है, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर से sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। अगर बेटा sp2 हाइब्रिडेशन हो गया और एक लोन पेयर पाया जा रहा है तो इसका शेप कैसा होगा वो तो आपको दिख ही रहा है। ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। लेकिन शेप कैसा होगा? बेंट। देखो शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस में केमिकल बॉन्डिंग में बता चुका हूं। जब हम किसी मॉलिक्यूल का शेप निकालते हैं तो लोन पेयर को नहीं देखते हैं, लेकिन जब हम उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालते हैं तो लोन पेयर के साथ देखते हैं। अगर हम लोन पेयर को बंद कर दें तो कैसा दिख रहा है? बेंट या एंगुलर। और अगर हम लोन पेयर के साथ देखें तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका मतलब है इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। और लेकिन जो इसका हम शेप की बात करेंगे तो शेप बेटा कैसा होता है? बेंट, या कैसा ले सकते हो? एंगुलर, या वी शेप भी बोल सकते हो। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? ये बेटा डायामैग्नेटिक हुआ। ये डायामैग्नेटिक होता है।
इलेक्ट्रोफाइल तो होना ही होना है, क्योंकि कार्बन के पास यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो बेटा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। हालांकि कुछ बुक्स वाले ऐसा भी लिखते हैं कि ये सिंगलेट कार्बिन भी दो टाइप की होती है, एक sp2 सिंगलेट और एक sp2 ट्रिपलेट, है ना। ये जो sp2 हाइब्रिडाइज सिंगलेट तो ना बोलना चाहिए, sp2 जो हाइब्रिडाइज होती है कार्बिन, ये दो टाइप की, सिंगलेट और ट्रिपलेट। लेकिन आपको उस डिटेल में पढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी ऑथेंटिसिटी भी नहीं है, बहुत ज्यादा किताबों में मिलेगा नहीं। लेकिन एक दो ऑथर ऐसा लिख देते हैं कि sp2 हाइब्रिड कार्बिन भी दो टाइप की होती है, सिंगलेट sp2 और ट्रिपलेट sp2। लेकिन हम ऐसा नहीं ले रहे, क्योंकि ऐसी कोई रिएक्शन आपके कोर्स में है नहीं, ना आपको कभी मिलेगा। तो इसलिए आप खाली इतना याद रखो कि कार्बिन दो टाइप के हैं, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर है, शेप कैसा है, बेंट है, और ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है। चाहे तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, जीरो आएगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। ट्रिपलेट कार्बिन में बेटा क्या होता है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, और अगर sp हाइब्रिडाइज होगा तो जाहिर सी बात ज्योमेट्री और शेप बेटा दोनों क्या होंगे, लीनियर। ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होंगे, इसके लीनियर होंगे। कैसे होता है जरा ये भी आप देख लीजिए। चलो यही वाला ले ले रहा हूं मैं। इसमें बेटा क्या होता है, शेप कैसे होता है, ऐसे होता है। मान लिया हमने ये CH2 लिया, ठीक है ना, ये हमने CH2 लिया। हमने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिटल्स में अलग अलग डाल दिए। अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड होगा ना ये, तो ये तो डायमैग्नेटिक अपने आप हो जाएगा। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन दो इसमें रिपल्सन कम है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जस्ट अपोजिट, इनमें रिपल्सन कम है, और इसलिए ये ज्यादा स्टेबल भी होता है। शेप कैसा हो गया, लीनियर हो गया। दो इलेक्ट्रॉन बेटा अनपेयर्ड हो गए, इसलिए ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। पीएम का मतलब पैरामैग्नेटिक है ये, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रोफाइल तो ये भी इस कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रिपलेट कार्बिन है। लेकिन एक बात और बताते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है वो सिंगलेट कार्बिन के कंपेरिजन में क्या होता है बेटा, ज्यादा वो स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है ट्रिपलेट कार्बिन, उसका रीजन ये है कि इसका स्ट्रक्चर लीनियर है, इसमें रिपल्सिव फोर्सेस कम होते हैं। इसमें बेटा क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस थोड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रिपलेट कब बनेगा, सिंगलेट कब बनेगा। तो अभी एक नोट करके बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए। मैं एक काम करता हूं, एक नोट लिखता हूं, ठीक है ना। उस नोट में एक बात क्लियर हो जाएगी। क्या बात क्लियर हो जाएगी, जरा ध्यान देना। मैंने एक नोट लिखा, यहां लिखा नोट। नोट में बेटा पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने कि ट्रिपलेट कार्बिन आर मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन बेटा जो होती है वो सिंगलेट कार्बिन से ज्यादा स्टेबल होती हैं, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जरा आप ये समझिए, ठीक है ना। अगर आपको ट्रिपलेट कार्बिन बनानी है तो बेटा ट्रिपलेट कार्बिन बनाते समय आपको नाइट्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ, पॉइंट मत लिख रहा हूं मैं, इन एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, सॉल्वेंट तो चाहिए, उससे मतलब नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर सिंगलेट कार्बिन्स आर फॉर्म्ड। सिंगलेट कार्बिन्स आर फॉर्म्ड, सिंगलेट कार्बिन बनती हैं। लेकिन बेटा अगर आपको नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर मिल जाए, ध्यान रखना, अगर आपको नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर मिल जाए तो नाइट्रोजन का जब एटमॉस्फेयर मिल जाएगा तो ट्रिपलेट कार्बिन बन जाती है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर ट्रिपलेट कार्बिन इज फॉर्म्ड। अब आपको क्लियर हो जाएगा, अगर किसी रिएक्शन में आपको नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर लिख के दे दिया, रिएक्शन में कंडीशन लिख के देता है ना, और नीचे लिख दिया नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये आमतौर पे ये नाइट्रोजन गैस की एब्सेंस में,
तो जब नाइट्रोजन गैस की एब्सेंस होगी तो किसकी प्रेजेंस होगी? किसी इनर्ट गैस की। अगर कोई इनर्ट गैस लगा रखा है तो चलो ठीक है, सिंगलेट कार्बन मिलती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में आपको ट्रिपलेट कार्बन मिलती है जो ज्यादा स्टेबल होती है। तो रिएक्शन में अब नाइट्रोजन गैस अगर दिखे तो ट्रिपलेट कार्बन बनाना है, वरना सिंगलेट कार्बन ही बनाना है। नोट में तो मैं एक पॉइंट और खास बता दूं, मैं नोट खास एक बता दें, जो कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन होते हैं, CH2 जो कार्बन होते हैं, ऐसे ये वाले जो कार्बन होते हैं CH2 ना, डाई हेलो कार्बन है, इसमें हेलोजन लगा सकते हो, 2 क्लोरीन 2 ब्रोमीन 2 फ्लोरीन कुछ भी लगा सकते हो। ये हमेशा आर ऑलवेज सिंगलेट, ये बेटा हमेशा सिंगलेट कार्बन ही होते हैं, ये भी दिमाग में रख के चलिएगा। तो जो ये जो CH2 वाले कार्बन होते हैं ये हमेशा सिंगलेट कार्बन ही होते हैं। हाँ, CH2 वाला कार्बन है या डाई एल्किल कार्बन है, वो सब दोनों टाइप के होते हैं, वो सिंगलेट भी होते हैं, ट्रिपलेट भी होते हैं, लेकिन ये डाई हेलो कार्बन जो होता है वो हमेशा सिंगलेट कार्बन की ही कैटेगरी में आता है। इज ऑलवेज सिंगलेट, आर ऑलवेज सिंगलेट लिख दिया मैंने। तो ये 3-4 पॉइंट याद रखना। अगर नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर है तो समझ जाओ ट्रिपलेट बनाना है, नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर नहीं, इनर्ट गैस का एटमॉस्फेयर है तो समझ जाओ सिंगलेट बनाना है। ट्रिपलेट कार्बन जो होती है इससे ज्यादा स्टेबल होती है। ट्रिपलेट कार्बन कैसी होगी बेटा? पैरामैग्नेटिक हो गया, लिनियर हो गया, sp हो गया, है ना। सिंगलेट कार्बन sp2 हो गई, sp2 हो गई, डायमैग्नेटिक हो गई, शेप इसका कैसा हो गया? बेंट हो गया, या ज्योमेट्री कैसी हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। दोनों ही बेटा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। आपको एक पॉइंट बड़ा शानदार और बेटा बताने जा रहा हूं मैं। कभी कभी कुछ कार्बन क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बेटा काम करती हैं। कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह वो काम कर देते हैं। वो कैसे होता है जरा ये बात समझिएगा। हमने यहां लिखा कार्बन एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ। EL का मतलब इलेक्ट्रोफाइल है और NU का मतलब है न्यूक्लियोफाइल है। कब कार्बन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करेगी? इसकी एक कंडीशन है, व्हेन एनी पाई डोनर एटम, पाई डोनर एटम मतलब इसके बाद लोन पेयर वाला होता है हेटेरो एटम, पाई डोनर एटम्स आर अटैच्ड विद कार्बन। अगर बेटा कभी कार्बन वाले कार्बन से पाई डोनर का मतलब जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरह के एटम, मतलब कार्बन के अलावा वो एटम जो हेटेरो एटम होते हैं, कार्बन के अलावा जो एटम उन्हें होते हैं, जो बोलते हैं उन्हें हेटेरो एटम बोलते हैं, और उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, इन्हें हेटेरो एटम्स कहते हैं, उन्हें पाई डोनर भी कहते हैं। तो अगर पाई डोनर पाया गया कार्बन से लगा हुआ तो समझ जाओ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करेगा। पहले एक बहुत ही आसान एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही कॉमन टाइप के एग्जांपल है। ये बेटा लिखा हुआ है यहां पर RCN, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इस कार्बन के पास ध्यान देना यहां पर, मान लिया हमने RCN लिख दिया, तुम कहोगे सर RCN ऐसे कहां लिखा है? अच्छा ये बताओ, कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन तो बेटा 4 होते हैं ना, ठीक है ना। ये 4 ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करा लिया, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमने ये ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां बेटा भी बच गया है। और आपने क्या किया, ये ले लिया यहां पर नाइट्रोजन। अब आपको बेटा पता है कि नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो एक चांस है कि आप यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दें, बना सकते हो ना ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन हम ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहे। हम क्या कर रहे हैं, इस कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इधर से इसने क्या कर लिया, शेयर कर लिया। अब तुम कहो सर ये डाइवेलेंट कार्बन तो है नहीं भाई, यहां तो कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट हो गई, यहाँ कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो ये डाइवेलेंट तो भाई ये रह नहीं गया। तो अगर डाइवेलेंट नहीं रह गया तो उसके लिए हम क्या कर लें, बात समझना। अगर डाइवेलेंट नहीं रह गया तो उसके लिए हम क्या कर लें, हमने कार्बन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये बेटा हमने नाइट्रोजन दिखा दिया। नाइट्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन पेयर तो होने ही होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अगर यार ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन, जैसे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर ही रहा है। अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसे दे दे, तो अगर बेटा ये लोन पेयर इसे दे देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। कार्बन पे माइनस आने की वजह से ये क्या बन गया है, न्यूक्लियोफाइल। कार्बन पे माइनस आने की वजह से क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। तो ये ऐसा कार्बन है जो पहले इलेक्ट्रोफाइल था लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। हालांकि अब इसे कार्बन बोलना गलत है, अब इसे कार्बन बोलना ही गलत है क्योंकि ये डाइवेलेंट तो रह नहीं गया, लेकिन फिर भी कार्बन को हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल में चेंज किया, ये आपको बताया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल एक अच्छा वाला समझिए जरा, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। भाई साहब बेटा लिखा आर, यहाँ लिखा सी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया और ये बेटा लिख दिया हमने यहाँ पर ओ आर। तो ये तो डाइवेलेंट कार्बन है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ईएल हालांकि प्लस चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल लेते हैं ईएल प्लस, चाहो तो खाली ईएल लिख के छोड़ दो, ईएल का मतलब इलेक्ट्रोफाइल हुआ और क्या। लेकिन यार अगर ऑक्सीजन तो हेटेरो आइटम है ना, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो वही है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर अगर इसको दिला दो, मतलब रेजोनेंस टाइप की चीज, तो जब एक लोन पेयर इसे दिला दोगे तो कार्बन पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और भाई साहब इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। कार्बन पे माइनस आते ही ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। कार्बन पे माइनस आता ही ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। इसका मतलब इस तरह की चीजें भी पाई जाती हैं। और दिखाते हैं आपको, जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको दिखाएं। मान लो बेटा ऐसा लिखा हुआ है, ये लिख दिया हमने यहाँ फिनाइल, ये लिख दिया हमने यहाँ कार्बन, ये लिख दिया बेटा नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये डाइवेलेंट है, ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। चलो यहाँ भी फिनाइल लगा देते हैं, ठीक है ना, ये कार्बन है, ये डाइवेलेंट कार्बन है। अगर डाइवेलेंट कार्बन है तो इलेक्ट्रोफाइल है। अब आपने भाई साहब क्या क्या इस नाइट्रोजन से एक लोन पेयर इसे दिलाया, तो अगर आप नाइट्रोजन से एक लोन पेयर इसे बेटा दिला दोगे तो ये तो फिनाइल है ही है, ठीक है ना। लेकिन इस जब ये नाइट्रोजन इस कार्बन को अपना लोन पेयर देगा तो नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा, कार्बन इसे सॉरी नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, कार्बन माइनस आ जाएगा। नाउ दिस कार्बन विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। हमारा मतलब ये कि कार्बन वाला जो कार्बन है अगर उससे हेटेरो एटम अटैच है, हेटेरो एटम ना समझ में आए तो ऐसा समझ लो, कार्बन के अलावा कोई भी ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर पाया जाए तो वो अपना जब लोन पेयर देगा तो उसके ऊपर तो प्लस आएगा, अब कार्बन पे माइनस आ जाएगा, तो दैट कार्बन, ठीक है, विच वाज अर्लियर इलेक्ट्रोफाइल नाउ बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल आल्सो। अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। तो ऐसे केसेस भी कई बार थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में लोग बना देते हैं, क्योंकि फिर यहां से कई बार अटैक करवाने की बात करेगा वो। खैर, तो हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में रखना है कि कार्बन का जो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल था वो अगर हेटेरो एटम उसके पास लगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है ना। अब तुम कहोगे यार ये कार्बन बनते कैसे हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, कार्बन कैसे फॉर्म होते हैं, मतलब जनरेशन ऑफ कार्बन बनते कैसे हैं। अच्छा, रिएक्शन में आपको कार्बन बनाकर नहीं देगा, रिएक्शन में आपको कार्बन बना कर नहीं देगा। वो क्या करेगा, आपको रिएक्शन लिख के देगा, रिएक्शन की कंडीशंस लिख के देगा, उन कंडीशन को देख के अपने आप समझोगे कि यहाँ कार्बन बनेगा, ठीक है ना। चलो खैर, जैसे मान लो बेटा आपके पास ये डाईएजोमेथेन है, CH2N2 कहते हैं इसे, और डाईएजोमेथेन को आपने हीट कर दिया, तो जब बेटा हीट करोगे तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ये बन जाएगा CH2 कार्बन। अब ये CH2 कार्बन दो टाइप का होता है, मैंने बताया, सिंगलेट और ट्रिपलेट, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर मिलेगा तो ट्रिपलेट बनेगा, नहीं एटमॉस्फेयर मिलेगा, इनर्ट गैस का एटमॉस्फेयर मिलेगा तो सिंगलेट कार्बन बनेगा। मान लो बेटा लिखा RCHN2 डाईएजो एल्किल मेथेन कहते हैं, इसे बोलते हैं डाईएजोमेथेन। क्या किया आपने, हीट किया, क्या बन जाएगा, RCH डाइवेलेंट कार्बन बन गया, साथ में N2 गैस निकल गई, तो बन गया कार्बन, एल्किल कार्बन हो गया भाई। ये तो एल्किल कार्बन है ना, ऐसे बन सकता है। तुमने कहा सर ये ले लिया हमने CH2
और ये ले लिया डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, और इसे कीटीन कहते हैं वैसे हम लोग, कीटोन नहीं, डबल बॉन्ड है ना, इसे कीटीन कहते हैं। आप इसे बेटा हीट कर लो, हीट कर लोगे तो क्या बन जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ऐसे फिनाइल वाले भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मान लिया आपने कहा सर हमने C6H5 लिया, ये हमने CHN2 ले लिया, डाइएजोफिनाइल मीथेन ले लिया, हीट कर दिया, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, तो बेटा बन जाएगा C6H5CH कार्बीन, इसे फिनाइल कार्बीन बोल देंगे, ठीक है ना। ये CH2 कार्बीन है, ये एल्किल कार्बीन है, ये क्या हो तो कार्बीन है ये। तो इस तरह के कार्बीन बनते हैं, लेकिन एक दो मेथड और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लिया अब बेटा यहां ले लिए CHX3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और CHX3 में आप अल्कोहलिक KOH लगा दो, तो यार KOH का काम क्या होता है, इस कार्बन से H को निकालना। तो जब H निकल जाएगा इस कार्बन से, ये H निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना, H प्लस निकल गया, बेस है तो H आयन को तो निकाल ही लेगा, तो ये बन जाएगा CCl3 माइनस। अब ये होता है हाईली अनस्टेबल, क्योंकि 3 Cl है और कार्बन पे लोन पेयर है, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, तो ये CCl3 माइनस क्या करता है, Cl माइनस को अपने अंदर से निकालता है और चेंज हो जाता है CCl2 में। तो तुम कहोगे यहाँ तो आपने Cl लिया, तो यहाँ Cl कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो कैसा कार्बीन बन जाएगा, CH2 टाइप का, CCl2 टाइप, कैसे बोलेंगे, डाइक्लोरोकार्बीन। यहाँ भी R3 रहा होता तो डाइब्रोमोकार्बीन बोल देते, ये भी दिमाग में रखना। ये डाइक्लोरोकार्बीन है, ये केवल सिंगलेट टाइप का ही बनता है, ये ट्रिपलेट नहीं होता, कभी भी याद रखना। ये CCl2 कार्बीन बना दिया। अब बाई चांस किसी रिएक्शन में आपको क्लोरोफार्म अल्कोहलिक KOH लगा दे तो 100% श्योर है कि वो इस तरह का डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, रीमर टीमन रिएक्शन, हम लोग शॉर्ट में RTR कहते हैं, शॉर्ट में उसे RTR कहते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन में वो CCl2 के थ्रू रिएक्शन ही होती है, यही उस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट समझते हो ना, और जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोनियम आयन, कार्बेनियन आयन, वैसे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होता है, वैसे कार्बन भी फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल ही तो है, ये इंटरमीडिएट है। तो इसमें रीमर टीमन रिएक्शन में CCl2 क्या होता है, ये बेटा काम करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इस तरह से आप कार्बीन बना सकते हो, और भी कुछ तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेन तरीके मैंने बताया है। तो रिएक्शन में बाई चांस ये लिख के दिया, हीट कर दिया, समझ जाओ ये कार्बीन बनेगा। डाइएजोमेथिन लगा के दिया, हीट कर दिया, समझ जाओ CH2 फ्री रेड का ये कार्बीन बनेगा। ये लिख के दिया, N2 गैस निकाल दो, अपने आप ही क्या बनेगा, फिनाइल कार्बीन बन जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये कार्बीन का ऐसे जनरेशन किया जाता है। कई बार बच्चे भी बोलते हैं सर कार्बीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। अगर हम 3-4 कार्बीन आपको दे दें और आपसे कहें कि कार्बीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो वो भी बेटा ले लेते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए जो जुगाड़ वाले सिस्टम होते हैं ना, ट्रिक और जुगाड़ होता है, वो कभी काम नहीं आता, और ट्रिक जुगाड़ से केवल काम चलता है बस, उससे केवल स्यूडो कॉन्फिडेंस आता है। रियल कॉन्फिडेंस लाना तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। और भाई ट्रिक को याद करने में भी तुम बहुत टाइम लगा देते हो, तो उससे अच्छा उतना टाइम कंसेप्ट सीखने लगाओ, हमेशा के लिए आ जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जुगाड़ वर्ड्स मत पढ़ा करो, ऐसा आएगा तो ऐसा कर लेंगे, वैसा आएगा तो वैसा कर लेंगे, और जैसा तुमने सोचा वैसा आएगा ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन हमेशा कंसेप्ट का आते हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर की हम बात करें बेटा, तो CH2 कार्बीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये आप सोच के आइए कैलकुलेटर पे, CF2 कार्बीन उससे कम, CCl2 कार्बीन उससे कम, और CBr2 कार्बीन जो होता है बेटा उससे कम स्टेबल होता है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। Ci2 कार्बीन बनता नहीं, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है ना, तो एक कार्बन अपने ऊपर से। देखो इसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री का एक नियम है। ऐसे मान लो एक बकरी है, तुमने बकरी पाल रखी, तो बकरी के ऊपर तुम कितना वेट लाद सकते हो। तुमने कहा सर गांव में आजकल गेहूं हो रहे हैं, है ना, गेहूं पैदा हो रहे हैं, और उसको जो है धुनाई कटाई के बाद हमको घर लाना है, और हमने उसकी 50 बोरियां बना ली, और हमने बकरियों के थ्रू गेहूं लेके आ रहे हैं, तो ये नॉनसेंस बात है। बकरी पे 1 क्विंटल गेहूं ला सकते हो क्या, ना। वही गधा है, बैल है ना, उन सब पे लाद सकते हो, टांगे होंगे लाते ही हो तुम।
तो इसमें यार होता क्या, ट्रैक्टर वैक्टर चलाते हैं लोग, बकरी पे आप 1 क्विंटल गेहूं नहीं ला सकते हैं। क्यों? एक छोटा जानवर अपने ऊपर बहुत ज्यादा भार या वेट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते हो सकता है गाँव देहात कुछ हो तो 1 आध क्विंटल उठा लेते हो, लेकिन एक बोरी और लाद दी जाएगी वहीं बैठ जाओगे। क्या समझे तुम? कार्बन वाला जो केमिस्ट्री का एक नियम है, स्मॉल साइज्ड आइटम लाइक्स टू एकोमोडेट स्मॉल साइज्ड आइटम। एक छोटे साइज का आइटम अपने ऊपर छोटे साइज के आइटम को रखना चाहता है, क्योंकि बड़े साइज के आइटम रख दोगे तो रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कार्बन बेटा छोटे साइज के आइटम है, तो अपने ऊपर छोटे साइज के आइटम को रखना चाहता है, तो हाइड्रोजन भी तो छोटे साइज का आइटम है, तो ये बेस्ट है। फिर फ्लोरीन आ गया, फिर क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। तो एक जब 2 बड़े साइज के आइटम कार्बन के ऊपर आते जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस या रिपल्सन बढ़ता जाएगा। तो इसमें रिपल्सन तो बहुत ज्यादा है यार। एक छोटे तुमने बकरी के ऊपर 2 बोरी लाद दी है कि नहीं, इतने बड़े साइज के आइटम तुमने कार्बन के ऊपर डाल दिए तो बैठ जाएगा नहीं, वो कम्बस्टेबल हो जाएगा। यहाँ थोड़ा साइज छोटा, यहाँ थोड़ा साइज और छोटा, यहाँ साइज और छोटा है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि कार्बन के ऊपर जितने छोटे साइज के 2 आइटम रहेंगे वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस विल नॉट प्रोड्यूस। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, ये कारण इसका है। और क्या, बिना कारण तो कुछ होता नहीं है, साइंस पढ़ रहे हो, कारण जरूर होगा हर चीज का। तो ये बेटा हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बता दिया। अब तुम कहोगे सर कुछ रिएक्शंस पे लाइए, कार्बीन के थ्रू जो कुछ रिएक्शंस होती हैं उन पे लाते हैं ना। एक बात समझिए, कार्बीन के थ्रू जो रिएक्शंस होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। कार्बीन्स के थ्रू जो रिएक्शंस बेटा होती हैं, आरएक्शन का मतलब रिएक्शंस होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। पहली रिएक्शन जो होती है उन्हें हम बोलते हैं साइक्लो एडिशन, मतलब कार्बन जुड़ने के बाद साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे टाइप की रिएक्शन जो होती है उसे बेटा बोलते हैं इंसर्शन। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, कार्बन को 2 एटम के बीच में जाके इंसर्ट कर देते हैं। और साइक्लो एडिशन में क्या होता है, हम लोग कार्बन को लेते हैं और कार्बन को लेने के बाद जो है जब हम डबल बॉन्ड पे जोड़ेंगे, कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड पे भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो वो साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लिया आपसे बेटा हमने कहा ये एल्कीन है, इससे छोटी एल्कीन तो कोई होती नहीं, और हमने ऐसे लिख दिया CH2N2 और यहां मैंने हीट कर दिया, तो इसकी हीट करने से यार ये कार्बन बनेगा और ये कार्बन जाएगा इस पाई बॉन्ड को तोड़ के यहां पर डायरेक्ट ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये बेटा बन गया साइक्लोप्रोपेन। साइक्लिक कंपाउंड बना, इसका नाम क्या पड़ गया इसका, साइक्लो एडिशन। अच्छा कैसे करता होगा, बहुत आसान है। इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता होगा तो जाहिर सी बात 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से आ जाता होगा। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इससे और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ता होगा, साइक्लिक बन जाता होगा। बन जाता क्या होगा, बन जाता, ये तो साइक्लोप्रोपेन बन गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मान लिया तुमने कहा सर ऐसा मैंने लिया, हमने साइक्लोहेक्सीन लिया और हमने बेटा यहां पर लिख दिया CH2N2 और हीट कर दिया। कुछ नहीं करना आपको, खाली ये पाई बॉन्ड तोड़ो, ये CH2 ग्रुप यही लगा दो, बस हो गया। बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया, नाम तो बना ही लोगे, नाम की चक्कर में पड़ेगा आप। बाईसाइक्लिक कंपाउंड बन गया, ये कार्बन रिजेक्ट कार्बन बन गया। तो ये तो साइक्लो एडिशन है, लेकिन इसमें भी खास बात है। साइक्लो एडिशन जो है ये भी एक बहुत खास बात है। अब जरा समझ रहा, साइक्लो एडिशन में बेटा क्या होता है, जब हम सिंगलेट कार्बीन लेते हैं, जब हम सिंगलेट कार्बीन लेते हैं तो जो रिएक्टेंट की ज्योमेट्री होती है और प्रोडक्ट की जो ज्योमेट्री होती है वो सेम बनी रहती है। जैसे एक बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जैसे मान लिया आपसे हमने कहा ये लिया CH3 और ये बेटा ले लिया हमने, चलो सिस ब्यूटीन 2 ले लेते हैं, और आपने सिस ब्यूटीन 2 में CH2N2 लगाया और हीट किया। अब इंसर्शन में बाद में आते हैं, तो होगा क्या, यहीं पे जाके जुड़ जाएगा और क्या, ऐसा हो जाएगा यार, और क्या, ठीक है ना। ये तो सिस था ही, ये था, और यहाँ पे ये CH2 लाके आपने जोड़ दिया, मतलब सिस वाला कंपाउंड ही मिलेगा। जो अगर सिस कंपाउंड हो तो सिस ही रहेगा, ये ज्योमेट्री मतलब करने का मतलब है।
अगर ये सिस कंपाउंड है तो वो सिस कंपाउंड टाइप का ही आपको कंपाउंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ट्रांस लेंगे तो ट्रांस वाला मिल जाएगा। बाई चांस तुमने कहा सर हम ट्रांस लेना चाह रहे हैं, ले लो, क्या फर्क पड़ता है यार। तुमने कहा सर हमने ट्रांस ले लिया, तब भी कोई नहीं फर्क पड़ता, बाकी सब आपने सेम रखा, तो ये ट्रांस वाला मिल जाएगा आपको, और क्या है ना। अब की इस बार आपको क्या होगा, ट्रांस वाला मिल जाएगा। लो ये ट्रांस वाला मिल गया, जोड़ दिया आपने ऐसे, CS2 आ गया। तो ये सिस वाला कंपाउंड सिस रहेंगे और ट्रांस वाला कंपाउंड ट्रांस रहेगा, दो नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। अगर ये सिस है तो सिस वाला मिलेगा, और ट्रांस है तो ट्रांस वाला मिलेगा। लेकिन सुन लीजिए, अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, जब हम लोग सिंगलेट कार्बिन है ये, क्योंकि नाइट्रोजन गैस नहीं रहा है तो सिंगलेट कार्बिन है, तो जब सिंगलेट कार्बिन बनती है और एल्कीन में जुड़ती है तो रिएक्शन क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आता है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे नाइट्रोजन गैस डाल दिया बेटा, अब थोड़ा इसी में मैं चेंज करने जा रहा हूं, इसी में थोड़ा तुम्हें चेंज करके दिखाते हैं। अगर भाई साहब आपने यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर ले लिया, ब्रैकेट में ऐसा लिखा रहेगा, तो कार्बिन तो बनेगी, लेकिन ये कौन सी कार्बिन बेटा बनेगी, ये ट्रिपलेट कार्बिन बनेगी। और ट्रिपलेट कार्बिन जब जुड़ती है तो इसकी मैकेनिज्म कौन सी होती है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं कंसर्टेड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वो फ्री रेडिकल में, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है अलग अलग ऑर्बिटल में ना, कंसर्टेड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जुड़ता है। अब ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम खाली इतना याद रखो, यहां पर एक सिस वाला कंपाउंड भी मिलेगा, एक ट्रांस वाला भी मिलेगा। अगर आपने नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में डाइएथोमीथेन को हीट किया तो एक ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा, और ट्रिपलेट कार्बिन जो होगा वो कंसर्टेड फ्री, आगे बात कर लेंगे कभी ये क्या होती है। तो कंसर्टेड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होती है उससे बेटा दो इस तरह के कंपाउंड मिलेंगे, एक तो सिस वाला ही मिल जाएगा, एक तो ऐसा सिस वाला ही मिल जाएगा, CS2 आ गया, और एक ट्रांस वाला भी मिलता है, दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। एक क्या होगा आपको, ट्रांस वाला भी बेटा मिलेगा, ऐसा सिस भी मिलेगा, साथ में ट्रांस भी मिलेगा, ये खास बात है। अब यही सब पॉइंट ऐसे हैं जो रट्टा मार के लोगों को नहीं आते हैं। बाई चांस कंपटीशन में आपके ऐसा आ गया, तो एग्जाम देने गए, एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, SS ब्यूटेन 2 लिखी है, अब इसमें CS2 लगा के नाइट्रोजन लगा के हीट कर दिया, पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये भी ऑप्शन में दिया होगा, ये भी ऑप्शन में दिया होगा, एक ऑप्शन में बोथ भी लिखा होगा, या लिखा होगा सिस एंड ट्रांस बोथ विल बी फॉर्म, तो सिस और ट्रांस बनेंगे। पूछेगा मैकेनिज्म क्या होगी, तो कंसर्टेड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। जब सिंगलेट कार्बिन हम जोड़ रहे थे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। हालांकि इलेक्ट्रोफाइल तो ये भी, लेकिन ये फ्री रेडिकल से जुड़ता है। अब वो इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ता तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, उसमें केवल एक ही प्रोडक्ट बनता था। अगर सिस एल्कीन लेते तो सिस वाला कंपाउंड बनता था, ट्रांस लेते तो ट्रांस वाला। अगर इसमें हम ट्रांस लेंगे तब भी दो बनेंगे, एक सिस और ट्रांस। सिस लिया तब भी दो बनेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रख के चलिएगा, ठीक है। अच्छा, अब तुम कहो सर आपने वो क्लोरोकार्बिन नहीं जोड़ा, डाइक्लोरोकार्बिन नहीं जोड़ा, तो भाई साहब जरा हम आपको डाइक्लोरोकार्बिन जोड़ के भी दिखा रहे हैं, बाद में इंसर्शन दिखा देंगे। अभी जरा हम डाइक्लोरोकार्बिन भी जोड़ के आपको दिखा दें। जैसे मान लो ऑप्शन ने कहा बेटा ऐसा लिखा हुआ है, जो मन में आए लिख सकते हो। हमने साइक्लोपेंटेन लिखा हुआ है, ठीक है ना, और साइक्लोपेंटेन में आपने क्या किया, ये साइक्लोपेंटेन लिखा हुआ है, आपने क्या किया, यहाँ एरो पे लिख दिया CHCl3 और KOH। एक लिए अल्कोहलिक KOH होता है, अल्कोहल के साथ होता है ना। तो ये क्या करेगा, अल्कोहलिक KOH इस प्रोटॉन को निकालेगा, CCl3 माइनस बनेगा, CCl3 माइनस क्या बनाएगा, CCl2 कार्बिन बनाएगा, और ये कार्बिन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से ऐसे जुड़ जाएगा, काम खत्म। ये कार्बिन, ये दो Cl यहाँ पे आ गए, तो भाई साइक्लिक कंपाउंड बन गया। किसी ने माप बनाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड लगा के साइक्लोप्रोपाइल टाइप की रिंग बना दिए, काम खत्म। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जरा मैं उस पर आता हूं। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है
जरा उस पे आता हूं यार, इस पे दिमाग लगाओ, ठीक है। महा इंपॉर्टेंट। मान लिया बेटा आपने इस तरह का कंपाउंड ले लिया, ठीक है ना, साइक्लोपेंटाडाइन है, कंजुगेटेड सिस्टम है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, आपको पता ही है ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो पता तुम्हें ना। आपने भाई साहब क्या किया, इसमें CHCl3 और अल्कोहलिक KOH वही लगा दिया। तो यार बेस क्या करेगा, बेस को क्या पसंद होता है भाई साहब, बेस को क्या पसंद होता है, एचाइन। तो ये जो कार्बन है इस पे 2 H है, तो एक एचाइन तो ये बेस निकाल ले जाएगा। क्यों निकाल, तो ये निकालना पसंद भी करेगा, क्योंकि निकालने के बाद बहुत मजा आएगी इसको। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम बेटा क्या बन गया, एरोमेटिक। आपको पता है कोई भी नॉन एरोमेटिक सिस्टम हमेशा एरोमेटिक में तो चेंज होना ही चाहेगा, उसे जरा सा भी मौका मिलेगा एरोमेटिक में चेंज होना चाहेगा वो। क्यों, अरे यार वो इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में चेंज हो गया, इसकी भाई चांदी हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। अब आएगा कार्बीन, हमें कार्बीन भी तो बना होगा। अब आएगा वो CCl2 कार्बीन आएगा। इस पाई बॉन्ड पे जरा आप कार्बीन को बेटा जोड़ लीजिए, यहाँ कार्बन पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जब आप बेटा जोड़ोगे कार्बीन को तो ऐसा हो जाएगा Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। हमने पाई बॉन्ड जोड़ के, पाई बॉन्ड हटा के CCl2 जोड़ दिया, ऐसे ही डाइक्लोरोकार्बन वाला कंपाउंड बन गया। लेकिन अभी मजा नहीं आई, क्योंकि ये कंपाउंड एरोमेटिक से क्या हो गया, फिर से नॉन एरोमेटिक हो गया। लेकिन इसकी दिली ख्वाहिश क्या होती है, इसकी इच्छा क्या होती है कि हम कुछ ऐसा हो जाए कि हम एरोमेटिक में चेंज हो जाए। तो अगर कोई नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में चेंज हो सकता होगा तो उसको जरा सा ही मौका मिलेगा तो चेंज जरूर होगा। अब यहाँ पे एक बड़ा बढ़िया काम होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है ये बात समझिएगा। ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है, ये वाला, इसको जरा येलो कलर से बना लें हम। ये वाला बेटा जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, येलो कलर बना दिया मैंने। अगर आप इसको ऐसे यार ब्रेक कर दो तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस, इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। और जैसे इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, ये लोन पेयर यहां बीच में आ जाएगा। तो भाई साहब अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, अगला स्ट्रक्चर जो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो डबल बॉन्ड जहां वहां रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। और ये जो पीला वाला बॉन्ड, ये तो बेटा ब्रेक हो चुका ना। अब यहाँ Cl है, यहाँ पर Cl है, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ था, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ रहा था। अब मुझे बताओ ये डबल बॉन्ड बन गया। ये वाला कार्बन है, इस कार्बन ने अपना लोन पेयर इस कार्बन को दिया क्योंकि प्लस आया कंजुगेटेड, तो जाहिर सी बात यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। डबल सिंगल डबल, थोड़ा सा मजा आई इस कार्बन। लेकिन इस कार्बन पे यहाँ पे चार्ज क्या मालूम है, इस कार्बन पे चार्ज है माइनस, क्योंकि जब ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ा था तो इस वाले कार्बन में बेटा माइनस चार्ज आया था। अब जानते हो अभी कितने मेंबर रिंग बन गई, जरा ध्यान देना। तो यहाँ पर कार्बन का नंबर अब बेटा बढ़ चुका है। पहले कितना था, 1 2 3 4 5 थे, 1 2 3 4, एक कम बनाया मैंने, एक कम बना ना, तो 6 कार्बन हो जाएंगे। ये वाला कार्बन भी हम रिंग के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ये वाला जो कार्बन है वो भी हम रिंग के अंदर इंक्लूड बेटा करने जा रहे हैं। पहले देखो ऐसा था, और फिर यहाँ पर CCl2 था, ये वाला बॉन्ड मैंने हटा दिया था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अच्छा ये 6 मेंबर्ड रिंग है, और इस वाले कार्बन में बेटा चार्ज क्या है, माइनस है। अभी खाली ये सिग्मा बॉन्ड हटा दो यार, और क्या, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना था उसको हटा दिया, इसका बॉन्ड तोड़ा हमने, इस कार्बन को दिया, इस कार्बन में प्लस आ गया। क्यों प्लस आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो प्लस आएगा, ये तुरंत लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। रेजोनेंस या कंजुगेशन इतना तुम जानते ही हो। अब बेटा ये 6 मेंबर्ड रिंग बनी, लेकिन देखने में थोड़ा अजीबोगरीब लग रही है। अभी थोड़ा इसकी खूबसूरती बढ़ा लेंगे हम लोग। अब देखो क्या होगा, ये रिंग चाहती है हम क्या बन जाए, एरोमेटिक। तो ये Cl क्या करता है यार, अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल लेता है। ये Cl क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल लेगा,
और अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल लेगा तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, तुरंत ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, क्या बन गई 6 मेंबर्ड रिंग बेटा बन के तैयार, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, डबल यहाँ था ही, डबल यहाँ था ही, डबल यहाँ बन गया, और ये भाई साहब क्या बना हुआ है Cl क्या बन के तैयार, क्लोरोबेंजीन। कुछ नहीं करना था, खाली आपको इस सिग्मा बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देना था बस, जैसे आपने सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस आया, मतलब रिंग एक तरह से एक्सपेंड हो गई है, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में चेंज होने जा रहा है, तो ये भाई फेवरेबल भी होगा, ठीक है ना। ये आपने सिग्मा बॉन्ड तोड़ा, यहाँ माइनस आया प्लस आया, जहां है प्लस आएगा इसका एडिशन एटम लोन पेयर दे देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, ये बॉन्ड हमने हटा दिया, बॉन्ड हटा दिया है, जब बॉन्ड हट गया तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना दी हमने। अब बेटा ये जब 6 मेंबर रिंग बन गई तो ये Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप निकलेगा, क्योंकि उसको एरोमेटिक सिस्टम बनाना है ना, तुरंत Cl माइनस यहाँ से निकला, इस कार्बन पे चार्ज क्या आया प्लस, तुरंत इस कार्बन ने लोन पेयर दिया है, डबल बॉन्ड बना लिया, क्लोरोबेंजीन बन गया। इसका मतलब अगर आप इस तरह का कंपाउंड लोगे साइक्लोपेंटाडाइन, और उसमें अगर आपने क्लोरोफॉर्म केओएच लगाया तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बाद में एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है, ये ध्यान रख के चलना होता है। CCl2 से Cl निकल जाएगा। हाँ, अगर आप CH2 लगाते तो ये काम ना हो पाता। अगर आप CH2 लगाते तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी थोड़ी होती कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए, तो CCl2 के साथ ही ऐसा हो सकता है, डाइक्लोरोकार्बन के साथ ही ऐसा होगा। नोट कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। एक तुमको देते हैं, अब की आप गेस करिएगा बेटा क्या बनेगा, हटा दें तो नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। सुन लो, जैसे बेटा हमने ले लिया यहां पर पाइरॉल, पाइरॉल जानते हो, वैसा पाइरॉल तो एरोमेटिक है। कितने मेंबर्ड एरोमेटिक है ये? 5 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग है। अगर ये 6 मेंबर्ड एरोमेटिक बन जाए तो और अच्छा हो जाएगा। अरे यार 5 है तो एरोमेटिक, वैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर डबल बॉन्ड ऐसे आ गया, पूरा सिस्टम कंजुगेटेड है, 4n+2 रूल भी लग रहा है, मतलब हकेल्स रूल भी लग रहा है, कंजुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, सब कुछ प्लेनर भी है, जितने एरोमेटिसिटी वाले फैक्टर सब लग रहे हैं। पाइरॉल, इसे पाइरॉल कहते हैं, ठीक है ना। एरोमेटिक है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर ये इससे थोड़ा अच्छा एरोमेटिक बन जाए तो उसको प्रिफर करेंगे ना, फिर देखना जरा क्या होगा। अगर हम रिंग का साइज बढ़ा दें, क्या करेगा, यहाँ पे आपको क्लोरोफॉर्म और केओएच लिख के देगा, अल्कोहलिक लिखा होगा, रीड कर लेता थोड़ा बहुत, तो जाहिर सी बात यार ये कार्बीन बन जाएगी इन दोनों की रिएक्शन से। अब ये कार्बीन क्या करेगा समझ जाओ, ये कार्बीन क्या करेगा, बिल्कुल सेम काम होगा। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर रही है, और कार्बीन बेटा जाके ऐसे जुड़ जाएगा, कार्बीन जाके ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस कार्बन में बेटा क्या आएगा प्लस, तुरंत नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, यहाँ क्या बनेगा डबल बॉन्ड। अरे जैसे पहली कंडीशन थी यार, बिल्कुल सेम वही काम तो हुआ, सेम वही काम हो रहा है जैसे पहले मैंने लिया था। उसमें कंपाउंड दूसरा था, इसमें कंपाउंड दूसरा है। अब ये बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया, यहाँ क्या बना दिया डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन है, ठीक है ना। इस कार्बन पे क्या आ गया माइनस। अब समझ जाओ क्या होगा। अब ये Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा, अब 6 मेंबर रिंग बन गई, Cl इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा प्लस, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बेटा डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। 6 मेंबर रिंग मिल गई ना भाई साहब, ये नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे क्या लगा है क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन तो लगा रहेगा ना। अब मुझे बताओ, ये बहुत अच्छे बोलते थे जब ये एरोमेटिक था तो क्यों करेगा आगे रिएक्शन, अब इसीलिए करेगा। ये एरोमेटिक 5 मेंबर रिंग था, ये एरोमेटिक 6 मेंबर थी। जब इस रिंग को पिरिडीन रिंग कहा जाता, शायद आपको याद आ रहा ना, इस रिंग को पिरिडीन रिंग कहा जाता है, ठीक है ना। 6 ये हेटेरो वाले कंपाउंड है, ये हेटेरो वाले कंपाउंड होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है तो वो 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग में चेंज होना चाहेगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको दिमाग में रख के आपको चलना है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं,
साइक्लोएडिशन। कार्बीन का ये साइक्लोएडिशन बेटा पढ़ रहे हैं, अब एल्काइन में भी करा सकते हैं। एल्काइन लेंगे तो एक दो रिएक्शन वहां भी दिखा देंगे आपको हम, ठीक है ना। तो ये बेटा बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। इससे ज्यादा सवाल आता नहीं, आया तो आप करिएगा, जब न आए तो हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, है ना। मुझे व्हाट्सएप करिएगा तो हम बताएंगे क्या तुमको दिक्कत हुई है। अब जरा सुनिए, इंसर्शन रिएक्शन में बेटा क्या होगा, इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन का मतलब है कि आपको बीच में लाके जोड़ देना है, बस आपको कार्बीन लाना है और बीच में लाके बेटा केवल जोड़ देना और कुछ नहीं करना है। कार्बीन लेके आइए और बीच में लाके जोड़ दीजिए। जैसे मान लो आपके पास बेटा हमने कंपाउंड ले लिया ऐसा, ये कंपाउंड ले लिया हमने ROH, और हमने क्या किया, ये CH2N2 लगाया, हीट कर दिया। तो बेटा CH2N2 लगा हीट करेंगे तो पहले तो कार्बीन बनेगी ना, फिर ये कार्बीन क्या करती है, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आके इंसर्ट हो जाती है। तो एक H को लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, CH3, तो ये कंपाउंड बन जाएगा ईथर। मतलब आपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में CH2 को इंसर्ट करा दिया। मान लिया भाई साहब आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेम कंडीशन आपने लिया, CH2 आएगा, इन दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आके इंसर्ट हो जाएगा। तो यार इंसर्ट होने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, OCH3 एस्टर बन गया। तो इसका मतलब कन्वर्जेंस कराने में इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इंसर्शन में क्या करना है, दो एटम के बीच में आपको लाके CH2 लगा देना है। तो एक तो CH2 लेने के बाद CH3 में चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो कार्बीन है, हम आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कार्बोनिल रिएक्शन पढ़ाएंगे, रीमर-टी1 रिएक्शन पढ़ाएंगे, तो उन सब में भी ये कार्बीन बनेगा। तो हम याद दिलाएंगे कि ये रिएक्शन अब कार्बीन के थ्रू होगी, और वो इलेक्ट्रोफाइल ही तो है और क्या है ना। तो ये हमने आज आपको कार्बीन के बारे में जानकारी दिया। अब कोई आप क्वेश्चन डिफरेंट बुक से लगाइए, ना आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9450364426 पर, वो हमें स्क्रीन पे लिख के आता रहता है, वो आप भेजिए तो हम आपको उसका सोल्यूशन भी देंगे, ठीक है। कल मिलते हैं और फिर इसके आगे जो टॉपिक लेंगे वो अब लेंगे बेटा एल्कीन्स और एल्काइंस का ओजोनोलिसिस। फिर उसी के तुरंत बाद ऑक्सीडेशन पे आ जाएंगे, क्योंकि ओजोनोलिसिस भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। कल मिलते हैं।